नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी अनुवाद, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अनुवाद शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो अनुवाद शब्द संस्कृत की वद धातु से बना हुआ है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बाद में कहना या पुनर्कथन। तो डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्रोत भाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उस भाषा को स्रोत भाषा कहा जाता है। तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लक्ष्य भाषा का अर्थ क्या है? लक्ष्य भाषा का अर्थ होता है वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है। तो चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक अच्छे अनुवादक का गुण क्या होने चाहिए? तो एक अच्छे अनुवादक का गुण होता है कि दोनों भाषाओं का उसको ज्ञान होता है। तो दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिप्यंतरण का अर्थ क्या है? लिप्यंतरण का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो लिपि का परिवर्तन लिप्यंतरण कहलाता है, जैसे हिंदी को रोमन में लिखना। तो बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। मशीनी अनुवाद का उदाहरण कौन सा है? मशीनी अनुवाद का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो गूगल ट्रांसलेट जो है मशीनी अनुवाद का उदाहरण है, क्योंकि गूगल के द्वारा वो ट्रांसलेट किया जा रहा है, मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? अनुवाद की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है पठन और बोधन, यानी पाठ को पढ़ना और उसको समझना, ये पहला चरण होता है। तो डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। भावात्मक अनुवाद में प्रधानता किसकी होती है? भावनात्मक अनुवाद जो होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? तो भावों और संवेदनाओं की प्रधानता होती है। नौवीं का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की कौन कौन सी संभावना है? तो अनुवाद जान करके आप दुभाषिया बन सकते हैं, बैंक और राजभाषा विभाग में काम कर सकते हैं, मीडिया और तकनीकी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो रोजगार की ये सभी संभावनाएं हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के कुल जो है 3 चरण बताए हुए हैं। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है। अनुवाद का कौन सा प्रकार कानूनी दस्तावेजों के लिए उपयुक्त है? कानूनी दस्तावेजों के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो शब्दानुवाद उपयुक्त है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है। अनुवाद की सीमाएं मुख्य रूप से कहाँ आती हैं? कहाँ पर अनुवाद की सीमाएं मुख्य रूप से आती हैं? तो मुहावरों और सांस्कृतिक शब्दों के अनुवाद में सबसे ज्यादा समस्या आती है और समस्याओं को ही सीमा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इंटरप्रिटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरप्रिटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आंसू अनुवाद या व्याख्या कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किस क्षेत्र के अनुवाद में अनिवार्य है? किस क्षेत्र के अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य है? तो ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जब हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। पोएट्री का अनुवाद सबसे कठिन क्यों माना जाता है? पोएट्री यानी कविता का अनुवाद सबसे कठिन क्यों माना जाता है? क्योंकि लय और छंद इसमें पाए जाते हैं और लय और छंदों के कारण ही सबसे कठिन अनुवाद इसका माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद में अर्थ और शैली में से किसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए? अर्थ और शैली में से किसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? तो ज्यादा महत्व जो है अर्थ की सुरक्षा को दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। अनुवाद करते समय सांस्कृतिक अंतराल को कैसे भरा जाता है? कैसे सांस्कृतिक अंतराल को भरा जाता है? तो अनुकूलन करके भरा जाता है, अनुकूलन के द्वारा, जिसको एडाप्टेशन कहा जाता है, इसके द्वारा सांस्कृतिक अंतराल को भरा जाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न है वैज्ञानिक अनुवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक अनुवाद की जो भाषा होती है वो सीधी और स्पष्ट होती है। तो सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है बैक ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। बैक ट्रांसलेशन किसको कहा जाता है। तो बैक ट्रांसलेशन अनुदित पाठ का पुनः मूल भाषा में अनुवाद करना बैक ट्रांसलेशन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु है, यह कथन कैसा है। यह कथन कैसा है आपको बताना है। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या भूमिका है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या भूमिका है। तो राष्ट्रीय एकता और संवाद स्थापित करने में इसकी भूमिका होती है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति का प्रभाव अनुवाद पर कैसा पड़ता है। संस्कृति का प्रभाव कैसा पड़ता है। तो गहरा प्रभाव पड़ता है संस्कृति का। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कल्चर बाउंड वर्ड का अनुवाद करते समय क्या समस्या आती है। तो जो शब्द संस्कृति से जुड़े होते हैं उनको अनुवाद करते समय क्या समस्या आती है आपसे पूछे गए हैं। तो समानार्थक शब्द न मिलना ये सबसे बड़ी समस्या होती है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है साहित्य का अनुवाद समाज को क्या प्रदान करता है। तो साहित्य का अनुवाद समाज को वैचारिक आदान प्रदान करता है। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद और समाज का संबंध कैसा है। अनुवाद और समाज का संबंध कैसा है। तो अन्योन्याश्रित है, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या क्या है। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो वाक्य विन्यास का अंतर है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है लोकोक्तियों का अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए। तो लोकोक्तियों का जो अनुवाद होता है वो लक्ष्य भाषा की समान लोकोक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है एक बहुभाषिक राष्ट्र के लिए अनुवाद क्या है। तो एक बहुभाषिक राष्ट्र के लिए अनुवाद जो है अनिवार्य आवश्यकता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद के माध्यम से हम दूसरे समाज की क्या जानते हैं। तो अनुवाद के माध्यम से हम दूसरे समाज के विचार, रीति रिवाज और मूल्यों के बारे में जानते हैं। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है शब्दकोश का मुख्य उपयोग क्या है। शब्दकोश का मुख्य उपयोग जो होता है शब्द का अर्थ और वर्तनी को जानने में होता है। तो डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है थिसारस का क्या उपयोग है। थिसारस का उपयोग क्या होता है। तो समानार्थक शब्दों के चयन के लिए थिसारस का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है विश्वकोश में कैसी जानकारी होती है। विश्वकोश में कैसी जानकारी होती है। तो व्यापक और विस्तृत विषयगत जानकारी होती है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं द्विभाषिक कोश किसे कहते हैं। किसको द्विभाषिक कोश कहा जाता है। तो जिसमें दो भाषाओं के शब्द अर्थ होते हैं उसको द्विभाषिक कोश कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है ग्लासरी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली या शब्दावली कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं अनुवाद में संकेत प्रणाली का क्या अर्थ है। अनुवाद में संकेत प्रणाली का अर्थ होता है शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से संदेश देना। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न है विषय कोश का उपयोग कब किया जाता है। तो विषय कोश का उपयोग किसी विशेष विषय की गहन जानकारी हेतु किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है उच्चारण कोश का क्या महत्व है। उच्चारण कोश का क्या महत्व है आपको बताना है। तो सही उच्चारण सीखने के लिए उच्चारण कोश का प्रयोग किया जाता है और इसी दृष्टि से इसका महत्व भी है। तो बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न है ऑनलाइन शब्दकोश का लाभ क्या है। ऑनलाइन शब्दकोश का लाभ क्या है। तो त्वरित और सुलभ होता है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न है परिभाषा कोश में क्या दिया होता है। परिभाषा कोश में क्या दिया होता है। तो शब्दों की विस्तृत व्याख्या और परिभाषा दिया होता है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा अनुवाद का साधन नहीं है। कौन इसमें से अनुवाद का साधन नहीं है आपको बताना है। तो टेलीविजन रिमोट जो होता है अनुवाद का साधन नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। इसके अलावा थिसारस, द्विभाषिक कोश, इंटरनेट ये सभी अनुवाद के साधन हैं।
सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अनुवादक के लिए पर्याय कोश क्यों जरूरी है? पर्याय कोश क्यों जरूरी होता है? तो सटीक शब्द चयन के लिए जरूरी होता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कोश का उपयोग करते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो कोश का उपयोग करते समय सबसे पहले वर्णानुक्रम देखना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, भाषिक कोश में जानकारी होती है। भाषिक कोश में किस चीज की जानकारी होती है? तो भाषा के शब्दों, रूपों और प्रयोगों की जानकारी होती है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, तकनीकी अनुवाद में सबसे सहायक साधन है। तकनीकी अनुवाद में सबसे सहायक साधन जो है पारिभाषिक शब्दावली कोश है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सोर्स टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद क्या है? सोर्स टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो मूल पाठ या स्रोत पाठ होता है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, एडाप्टेशन को अनुवाद की शब्दावली में क्या कहते हैं? तो एडाप्टेशन को अनुवाद की शब्दावली में अनुकूलन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त अनुवाद को क्या कहते हैं? तो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त अनुवाद को प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रांसलेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है 30 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, अनुवादक को किसका सेतु माना जाता है? तो अनुवादक को जो है दो भाषाओं और संस्कृतियों का सेतु माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, वह कौन सा है आपको बताना है। तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों में से जो एक है वो संक्षिप्तता और सुबोधता है। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्द का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो पारिभाषिक शब्द का जो मुख्य लक्षण होता है वो अर्थ की सीमा निश्चित होना, जिसको नियतार्थता कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से ज्ञान विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्र के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में मुख्य अंतर क्या है? तो सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में जो मुख्य अंतर होता है वो अर्थ की व्यापकता और निश्चितता का होता है। सामान्य शब्दों का अर्थ बहुत व्यापक होता है और पारिभाषिक शब्दों का अर्थ एकदम निश्चित होता है। तो 54 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? भारत में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग उत्तरदायी है। इसी के द्वारा पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली की क्या भूमिका है? अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका होती है अर्थ की स्पष्टता और एकरूपता बनाए रखने में। डी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रियाओं में शामिल है। क्या शामिल है आपको बताना है? तो अनुकूलन और ग्रहण शामिल है, संचयन और निर्माण शामिल है, नव निर्माण शामिल है। यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निर्धारण किस प्रकार के शब्दों के लिए अनिवार्य है? किस प्रकार के शब्दों के लिए डेफिनेशन यानी कि निर्धारण अनिवार्य है? तो 59 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दों के लिए सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पारिभाषिक शब्द का सबसे बड़ी विशेषता होता है एकार्थी होना, यानी उसका एक निश्चित अर्थ होता है और एक ही अर्थ में उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुनरीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अनुवाद को त्रुटिहीन और मूल के अनुरूप बनाना होता है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, अनुवाद कार्य पूरा होने के बाद उसे जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुवाद कार्य जब पूरा हो जाता है तो उसके जांचने की प्रक्रिया को पुनरीक्षण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, समीक्षा के अंतर्गत अनुवाद के किन पक्षों पर विचार होता है? तो समीक्षा के अंतर्गत अनुवाद के गुण और दोष दोनों पर विचार किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, अनुवाद का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? तो अनुवाद का जो मूल्यांकन होता है उस संप्रेषणीयता और अर्थ की शुद्धता पर किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, एक अच्छा पुनरीक्षक किसे माना जाता है? तो एक अच्छा पुनरीक्षक उसको माना जाता है जो स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं का ज्ञाता होता है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वफादारी का अनुवाद मूल्यांकन में क्या अर्थ है? वफादारी का अनुवाद मूल्यांकन में क्या अर्थ होता है आपसे पूछा गया है। तो अनुदित पाठ का मूल पाठ के प्रति सटीक होना होता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है? पुनरीक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम होता है उसको प्रेस कॉपी यानी अंतिम पाठ कहा जाता है। पुनरीक्षण के बाद अंतिम पाठ निकल करके सामने आता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, अनुवाद समीक्षा में तुलनात्मक अध्ययन का क्या अर्थ है? अनुवाद समीक्षा में तुलनात्मक अध्ययन का क्या अर्थ होता है? तो मूल पाठ और अनुदित पाठ की तुलना किया जाता है इसमें। डी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, अनुवाद मूल्यांकन की कितनी प्रमुख पद्धतियां हैं? तो अनुवाद मूल्यांकन की जो है कोई पद्धति नहीं है। डी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अनुवाद मूल्यांकन की दो पद्धतियां होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। एक व्यक्तिगत पद्धति होता है और दूसरा वस्तुनिष्ठ पद्धति होता है। तो दो पद्धति होती हैं। 69 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो अनुवाद की जो सफलता होती है वो पाठकों की प्रतिक्रिया और अर्थ की स्पष्टता पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग अनुवाद में प्रयुक्त होने वाला क्रेडिट शब्द का सही अर्थ क्या है? क्रेडिट शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो जमा या साख होता है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रशासनिक अनुवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो प्रशासनिक अनुवाद का जो संबंध होता है वो सरकारी कार्यालयों के कामकाज से होता है। 72 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान के अनुवाद में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो ज्ञान विज्ञान के अनुवाद में तथ्यों और पारिभाषिक शब्दों की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 73 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विधि अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विधि अनुवाद की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कानूनी भाषा की जटिलता और निश्चितता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, ऑफिस मेमोरेंडम का प्रशासनिक हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ऑफिस मेमोरेंडम का प्रशासनिक हिंदी अनुवाद जो होगा वो कार्यालय ज्ञाप होगा। डी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक अनुवाद का क्षेत्र क्या है? सृजनात्मक अनुवाद का क्षेत्र साहित्य होता है, जैसे कविता हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया। तो ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, एफिडेविट का विधि अनुवाद क्या है? एफिडेविट का विधि अनुवाद क्या होता है? तो शपथ पत्र होता है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विषयों के अनुवाद में किसका महत्व अधिक है? तो सामाजिक विषयों के अनुवाद में सामाजिक संदर्भों और पारिभाषिक शब्दावली का महत्व अधिक होता है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, तकनीकी अनुवाद में यूजर मैनुअल का अर्थ है। यूजर मैनुअल का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो उपभोक्ता निर्देशिका है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बैंकिंग शब्दावली में करंट अकाउंट को क्या कहते हैं? करंट अकाउंट को क्या कहा जाता है? चालू खाता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ होता है राजभाषा। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक अनुवाद में अनुवादक को क्या छूट मिलती है? तो सृजनात्मक अनुवाद में अनुवादक को भावानुवाद और कलात्मक अभिव्यक्ति की छूट मिलती है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, गजट का हिंदी अनुवाद क्या है? गजट का हिंदी अनुवाद क्या होता है आपको बताना है। तो गजट का हिंदी अनुवाद राजपत्र होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रशासनिक अनुवाद की शैली कैसी होनी चाहिए। तो प्रशासनिक अनुवाद की शैली औपचारिक और स्पष्ट होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो इसके अंतर्गत जो है समाजशास्त्र, इतिहास आते हैं। डी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुवाद में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है। वैज्ञानिक अनुवाद में वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो तथ्यों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, फिक्स्ड डिपॉजिट का बैंकिंग अनुपात क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट का बैंकिंग अनुपात होता है सावधि जमा। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, विधि अनुवाद में जस्टिस का क्या अर्थ है। जस्टिस का अर्थ क्या होता है। जस्टिस का अर्थ होता है न्याय। तो सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, टेक्निकल ट्रांसलेशन की भाषा कैसी होती है। तो टेक्निकल ट्रांसलेशन की जो भाषा होती है वो अभिधा प्रधान और सटीक होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रशासनिक अनुवाद में अप्रूवल शब्द का अर्थ है। अप्रूवल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अनुमोदन होता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, अनुवाद सैद्धांतिकी में इकाई का क्या अर्थ है। इकाई का अर्थ क्या होता है। तो अनुवाद की जाने वाली सामग्री का स्तर, जैसे शब्द हो गया, वाक्य हो गया आदि। तो सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साहित्य के अनुवाद को क्या कहा जाता है। साहित्य के अनुवाद को सृजनात्मक अनुवाद कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, ऑडिट का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑडिट का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो लेखा परीक्षा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मिनट्स का प्रशासनिक अनुवाद क्या है। तो मिनट्स का प्रशासनिक अनुवाद कार्यवृत्त होता है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, करिकुलर का प्रशासनिक अर्थ क्या है। करिकुलर का अर्थ परिपत्र होता है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुवाद में अनुवादक को विषय का ज्ञान होना आपको बताना है क्या है, आवश्यक है कि नहीं है। तो अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विषयों के अनुवाद में संदर्भ का महत्व है। संदर्भ का क्या महत्व है आपको बताना है। तो बहुत अत्यधिक महत्व है। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, लीगल हायर का विधि अनुवाद क्या है। लीगल हायर का जो विधि अनुवाद होता है वो विधिक उत्तराधिकारी होता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की इन सभी विधाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अनुवाद की सभी विधाओं का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान और सूचनाओं का भाषा की सीमाओं के पार आदान प्रदान करना। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, एग्रीमेंट का प्रशासनिक यानी कि विधिक अनुवाद है। एग्रीमेंट का प्रशासनिक और विधिक अनुवाद क्या है आपको बताना है। तो करार या अनुबंध होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।